हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं क्लास 12 का फिजिक्स सेकंड पार्ट का अगला चैप्टर, जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो जस्ट इसके पिछले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है लाइट के तमाम फेनोमेना को, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो इन सब को ख़त्म करने के बाद अब हमारी टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी कि विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। आज हमको फोकस करना है इसी के ऊपर, और इसके ऊपर फोकस करने से पहले आप इन बातों को जान लीजिए कि ये वास्तव में टॉपिक क्या रहा है। अगर टॉपिक के कहने का अर्थ समझ में आ जाए तो पूरा अपना बेस क्लियर हो जाएगा, और अगर बेस क्लियर है तो फिर पूरा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसका आपको अर्थ समझाते हैं कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी कि दोहरी प्रकृति होता है कि एक इंसान के जब दो रूप हो जाते हैं उसे डुअल नेचर बोलते हैं। उसी प्रकार प्रकाश के भी दो रूप होते हैं। इनके कहने का मतलब यह है कि प्रकाश के भी दो रूप होते हैं और द्रव्य के भी दो रूप होते हैं। यह दोनों दो दो रूपों में काम करते हैं। अतः हमारे लेसन का नाम पड़ा विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यानी कि लाइट के पास भी डुअल नेचर होता है और मैटर के पास भी डुअल नेचर होता है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इनका। पहली बात तो हम बात करेंगे रेडिएशन की। और रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन कह सकते हो आप सर ये लाइट है, और क्या रेडिएशन मीन्स क्या होता है? लाइट है। ठीक है ना। और रेडिएशन में हमने देखा था वेव नेचर। इसमें हमने क्या देखा था बच्चों? वेव नेचर। और वेव नेचर में हमने वेव नेचर से प्रूव किया था क्या क्या। अगर आपको कुछ भी क्लू है तो आप जानते होंगे। इस नेचर से हमने प्रूव किया था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन भी यहीं से प्रूव किया गया था, इंटरफेरेंस भी, डिफ्रैक्शन भी, और पोलराइजेशन भी। ठीक है ना। तो वेव नेचर तो हो गया अपना। वेव नेचर में परावर्तन भी आया, अपवर्तन भी आया, और विवर्तन भी आया, व्यतिकरण भी आया, ध्रुवण भी आया। लेकिन आज हम पढ़ेंगे लाइट का पार्टिकल नेचर। आज से हम शुरू करेंगे लाइट का पार्टिकल नेचर, कि लाइट वेव नेचर के साथ पार्टिकल नेचर भी शो करती है। लाइट वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है। आज हमारा पूरा टॉपिक बनेगा पार्टिकल नेचर के बेस्ड पर। सारी बातें हम जानेंगे और देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या देखेंगे हम लोग? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो घबराइए ना, अभी इसके बारे में तो पूरी चर्चा करनी है। आज का पूरा वीडियो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है, पूरा का पूरा। और बढ़िया से देख लिया तो पूरा क्लियर अपना चैप्टर हो जाएगा। तो हमने क्या बोला आपसे कि लाइट के दो नेचर होते हैं। पहला वेव नेचर, वेव नेचर हमने सारी बातें पढ़ रखी हैं। और दूसरा है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में हमको क्या पढ़ना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, की लाइट पार्टिकल के रूप में चलती है। ये बताता है कि लाइट पार्टिकल के रूप में चलती है, और यह सिद्ध किया था आइंस्टीन साहब ने। और यही सिद्ध करने के नाते उनको सन 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसको कौन प्रूव किया था? आइंस्टीन साहब ने। इसी के लिए उनको सन 1921 में 1921 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। और इन्होंने लगभग 1905 में इसको सिद्ध किया था कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। ठीक है ना। चलो इसकी तो बात करेंगे अभी। और दूसरी बात कर लेते हैं कि मैटर भी दिखाती है द्वैत प्रकृति। पहला क्या है? पार्टिकल नेचर। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर के पास पार्टिकल नेचर होता है, बट इनके पास भी वेव नेचर होता है। मैटर के पास भी तरंग वाली प्रकृति होती है। और इसको सिद्ध किया था कौन? डेविसन जर्मर। ऐसे कह सकते हो, डेविसन
जर्मर एक्सपेरिमेंट ने, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने इसको प्रूव किया था कि जो मैटर होता है वह भी डुअल नेचर रखता है। डुअल नेचर में पार्टिकल तो हमने जाना ही है, जानना कि मैटर के पास पार्टिकल होते हैं तो सो पार्टिकल नेचर दिखाता है, बट वेव नेचर भी शो करता है। इसको कौन प्रूव किया? डेविसन जर्मर ने। अब बेटा आप जानते हो कि अगर मैटर है तो उसमें न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो इसमें कण में आया ना एक, मतलब कि एक पार्टिकल के रूप में कह सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इनके डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट में जो हम आगे पढ़ेंगे, अगली किसी वीडियो में आएगा, तो वहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का फिनोमेना दिखाता है। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो करता है। अतः हमने क्या बोलते हैं कि मैटर वेव नेचर भी शो करता है। और इन दोनों को मिलाने के बाद, यानी कि मैटर का पार्टिकल नेचर और वेव नेचर मिलाने के बाद हम पढ़ेंगे, इन दोनों को मिलाने पर एक अगली हाइपोथेसिस आई, उसका नाम पड़ा डी ब्रोगली। उसका नाम क्या पड़ा? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है ना। अब इसको पढ़ना है, यानी कि पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट यही है कि मैटर भी दो नेचर रखता है। कौन कौन सा? पार्टिकल नेचर, जैसा कि आप बचपन से जानते हो। दूसरा वेव नेचर। वेव नेचर में कौन सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ा? डेविसन जर्मर ने एक्सपेरिमेंट करा, उसमें उन्होंने सिद्ध कर दिया कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का नेचर शो करता है। तो तभी से हम मानने लगे कि हाँ मैटर क्या है, वेव नेचर भी शो करता है, पार्टिकल भी शो करता है, यानी कि मैटर के भी डुअल नेचर होते हैं और रेडिएशन के भी डुअल नेचर होते हैं। तो अब हमको पढ़ना क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब संभव है? जब लाइट को हम मानेंगे कि पार्टिकल नेचर लाइट शो करता है, तब पार्टिकल नेचर। और अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अब पढ़ना ही है तो अब चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज पूरा 1 घंटे का वीडियो उसी पे बनना है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ने से पहले आपको यह बात पहले माननी पड़ेगी। कौन सी बात माननी पड़ेगी? कि लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है। इसको प्रूव करने से पहले हमको यह मानना पड़ेगा कि लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है। इसको प्रूव करने से पहले हमको क्या मानना पड़ेगा? कि लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है। क्यों शो करता है अभी प्रूव हम करते हैं, परेशान ना होइए, आपको पता चल जाएगा कि लाइट पार्टिकल नेचर शो क्यों करता है। तो बात हमारी ये है कि लाइट पार्टिकल नेचर शो क्यों करता है, और पार्टिकल नेचर शो करने के नाते मतलब कि इफेक्ट मिला हमको, उसी का नाम क्या पड़ा? उसका नाम पड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ा। तो अभी मतलब कि आपने अगर जस्ट इसकी पिछला वाला लेसन देखा है तो आपने ज़रूर जाना होगा कि सबसे पहले न्यूटन साहब ने लाइट के बारे में क्या कहा था कि लाइट का जो नेचर वो पार्टिकल नेचर है, ठीक है ना। और पार्टिकल नेचर होने के नाते लाइट रे के फॉर्म में चलती है। और उनके जो न्यूटन साहब ने अभी कहा था कि पार्टिकल्स का नाम कार्पस्क्यूलर है, आपको पता होगा। न्यूटन साहब ने कहा था, लगभग 1675-76 के आसपास की बात है। न्यूटन साहब ने कहा था कि लाइट पार्टिकल नेचर का है, इसीलिए रे फॉर्म में चलती है। और उन्होंने उस पार्टिकल का नाम भी दे रखा था कार्पस्क्यूलर। ओके, और समय बीतता गया, आगे आए हाइगेंस साहब आए। हाइगेंस साहब ने अपना YDSC एक्सपेरिमेंट ले आया, उसमें उन्होंने बताया कि लाइट वेव फॉर्म में चलती है, वो अभी सही हो गया। तो उन्होंने, और आपको पता है कि हाइगेंस साहब ने परावर्तन अपवर्तन, यानी कि हाइगेंस साहब का जो मतलब कि तरंग वाला सिद्धांत था वह परावर्तन को, अपवर्तन को, व्यतिकरण को और विवर्तन को दिखाने में सफल रहा, ध्रुवण को दिखाने में सफल रहा। अतः वहाँ से लाइट वेव मानी गई। और समय बीतता गया, अब आ गए 1901 और 2 के आसपास, यानी कि सन 1905 के लगभग। 1905 में आइंस्टीन साहब ने आया, उन्होंने फिर से बोला कि लाइट पार्टिकल है। लाइट क्या है? पार्टिकल है। और लाइट के पार्टिकल का नाम जानते हो क्या है? इन्होंने, आइंस्टीन साहब ने क्या बता दिया कि लाइट के पार्टिकल का नाम फोटॉन है। कि लाइट, जैसे न्यूटन साहब ने कॉर्पस्क्यूलर कहा था ना, लेकिन उन्होंने कह दिया कि लाइट के पार्टिकल का नाम फोटॉन है। तो कहानियाँ आगे आती गई और फिजिक्स और मतलब कि गहरा जाता गया और मतलब कि और सारे जो फिनोमेना थे हमको समझ में आने लगे, हमने सब मानते भी गए हम लोग। चलिए बात करते हैं, जरा देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है।
अब देखो ज़रा, यहाँ पे मान लो कोई मेटल हो, यहाँ पे मान लो मेटल हो, और जानते हो कि मेटल के सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो यहाँ पे कोई मेटल हो और आप जानते हो कि मेटल के सरफेस पे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। अब देखो ज़रा, मेटल के सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात आप जानते ही हो। अब देखो मैंने बोला यहाँ से अगर कोई लाइट रे या इसे कहते हो रेडिएशन कहते हो, रेडिएशन कराया आपने यहाँ से रेडिएशन कराया, और रेडिएशन का मतलब क्या, ऐसा लाइट रेडिएशन जो है ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी हाई है, या फिर कह सकते हो वेवलेंथ बहुत कम है, ऐसा ये लाइट है, यानी कि इस ऐसे लाइट का रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है और यहाँ पे लैम्डा का मान क्या बहुत कम। ऐसा क्यों? अरे भाई आप इसको गिरा रहे हो ना, तो एनर्जी दे रहे हो। क्या दे रहे हो? उसको एनर्जी दे रहे हो। समझो बात को, मैंने क्या बोला। इस तरह काम करता है, जैसे मान लो आपके पास पानी हो, ठीक है ना, पानी एक मान लो एक बकेट में पानी हो, या फिर किसी तालाब के किनारे बैठ जाओ, पानी वहाँ पे हो। अगर आप एक कंकड़ मारोगे ना उसमें, तो कुछ बूंदें उठ के ऊपर आएंगी, कुछ बूंदें उठ के क्या होंगी, ऊपर आएंगी। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है, बशर्ते यहाँ पे कंकड़ के जगह पे हम यहाँ पे रेडिएशन दे रहे हैं, और यहाँ पे पानी की जगह पे कौन कूद रहा है, इलेक्ट्रॉन कूद रहा है। कौन कूद रहा है? इलेक्ट्रॉन। और जानते हो फ्री इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलने के लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं। आप एनर्जी दोगे तो निकल जाएगा वो, आप एनर्जी दोगे तो निकल जाएगा। और यही देखा गया कि जब रेडिएशन दिया गया इनको ना, यानी कि एनर्जी, रेडिएशन माने क्या होता है, एनर्जी। आपने पढ़ा होगा E बराबर hc बाई लैम्डा। E बराबर क्या होता है, hc बाई लैम्डा, और जहाँ पे h क्या है, h है प्लैंक कांस्टेंट है, h क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, अगर देखो जरा, अगर लैम्डा कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा, अगर लैम्डा क्या होगा, कम, एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और c बाई लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी f, यानी कि hf। c बाई लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी f लिख सकते हैं भाई, क्योंकि हम जानते हैं, अब क्या जानते हो कि c बराबर क्या होता है, c बराबर होता है c बराबर होता है आपका लैम्डा इंटू एफ। लैम्डा इंटू क्या होता है, f होता है। और यहाँ पे हो जाएगा c बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे c बाई लैम्डा, वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, f कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई तो एनर्जी ज़्यादा हुई, इसीलिए मैंने बोला ना, ऐसा रेडिएशन है जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी होगा तभी ये निकलेंगे यहाँ से। तो अगर फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा हुआ तो एनर्जी भी ज़्यादा होगा, और अगर लैम्डा का मान कम हुआ तभी हमारा एनर्जी ज़्यादा होगा। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि अगर यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ का लाइट का रेडिएशन कराओगे तो यहाँ पे एक कंकड़ की तरह इनको लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, और कंकड़ की तरह लगेगा ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यही लाइट की फिनोमिना, यही मतलब कि लाइट या रेडिएशन की फिनोमिना क्या कहलाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसा देखा गया, और इसी घटना को हमने क्या बोला, इसी घटना का नाम हमने दे दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, इस बात को ऐसे हम आपको बताते हैं कि आप एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यही घटना क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है ना, उसका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। उसका नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो रेडिएशन के बाद एनर्जी खा करके जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहे हैं, उन्हीं का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन, उन्हीं का नाम पड़ा। एक घटना। अच्छा ये सोचो जरा, यहाँ पे अगर लाइट को वेव मानते तो क्या ऐसा हो पाता, क्या ऐसा नहीं हो पाता ना। वो मतलब बॉल सोचो या कंकड़ सोचो, कंकड़ को मारा तो क्या हुआ, वहाँ से अगला वाला यहाँ भी एक कंकड़ की तरह ही है, यहाँ से कूद के बाहर आ गया। इसी घटना को क्या बोला गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला गया। आप बोलोगे जब किसी धातु के पृष्ठ पर हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ का रेडिएशन कराया जाता है तो पृष्ठ से हो सकता है ऐसा कि इलेक्ट्रॉन क्या हो, बाहर निकले। कंफर्म नहीं है ये अभी बात, अभी आगे क्लियर और हो जाएगा। मैंने क्या बोला, हो सकता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलता है। मैंने क्या बोला आपसे कि किसी धातु के पृष्ठ पर यदि लाइट का रेडिएशन कराया जाए तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, या हो सकता है बाहर निकले। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और जो रेडिएशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना।
और ऐसा ही जान लो कि जो यहाँ से मतलब कि पार्टिकल गिर रहे हैं ना यहाँ से, इसको मतलब कि आइंस्टीन साहब ने कहा कि ये पार्टिकल है, वेव नहीं है, पार्टिकल गिर रहा है, बॉल बॉल की तरह पार्टिकल गिर रहा है, और इन्हीं पार्टिकल का नाम पड़ गया फोटान। इन्हीं पार्टिकल का नाम क्या मिल गया? फोटान। यानी कि वेव नहीं गिर रहे हैं, रेडिएशन हो रहा है, लेकिन रेडिएशन फोटानों का हो रहा है, फोटान गिराए जा रहे हैं, फोटान एनर्जी ले लेके आ रहा है। फोटान जब एनर्जी लेके आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। अभी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी खाएगा तो कहाँ रह पाएगा, बाहर जाएगा, अपना कूद काट के बाहर निकल जाएगा। यही घटना क्या हुई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गए सब, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है ना। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड दैट इलेक्ट्रॉन who ejected from the metal surface is called photoelectron। ओके, अब पहली बात तो हम बात करेंगे इस फोटान के बारे में कि फोटान के बारे में, मतलब कि फोटान कैसा है, इसकी पूरे जीवनी को खोलेंगे पहले फोटान के, तब यह पाठ और क्लियर होगा हमारा, ठीक है ना। तो पहले फोटान की पूरी जीवनी खोल के इनको पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो बच्चों देख लो आप, ये फोटान की पूरी जीवनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोट्स में मेंटेन कर सकते हो। और चलो इसके बारे में जानते हैं अबाउट फोटान। मैंने टाइम की बचत के लिए पहले इसके बारे में पूरा लिख दिया, कहानी था, तो आप इसको पहले आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो देखो फोटान होता क्या है? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे फोटान कहते हैं। क्या बोला गया कि प्रकाश जो है, जब प्रकाश का नेचर देखा गया कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, तो बोला गया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, जिसे फोटॉन कहते हैं, ठीक है ना। फोटान को आप क्वांटा भी कह सकते हो। और आइंस्टीन साहब ने फोटान को एनर्जी पैकेट का नाम दिया है। आइंस्टीन साहब ने फोटान को एनर्जी पैकेट का नाम दिया है। और आप ऐसे भी जान लो कि प्लैंक साहब थे, उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में इसका नाम वेव पैकेट दिया है। तो अपने अलग अलग तरीके से लोगों ने नाम दिया है, लेकिन आपके इस वाले चैप्टर में आइंस्टीन साहब ने इस फोटान को एनर्जी पैकेट का नाम दिया है कि जो लाइट के जो पार्टिकल होते हैं एनर्जी ले लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसीलिए इसका नाम एनर्जी पैकेट रखा गया। या क्वांटा भी कह सकते हो कि छोटे छोटे पैकेट हैं। अगला है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्लासिकल आई मीन न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटन साहब के मैकेनिक्स में फोटान का द्रव्यमान परिभाषित नहीं है कि फोटान का मास क्या है, ये क्लियर नहीं है, डिफाइन ही नहीं कर पाया आज तक। इसका कोई तरीका ही नहीं जान पाया कि फोटान का मास निकालने के तरीके क्या हैं, ये कोई बता नहीं पाया आज तक। इतना कहा गया कि द रेस्ट मास ऑफ फोटान इज इक्वल टू 0, यानी कि फोटान का रेस्ट मास क्या होता है? 0 के बराबर होता है। और आप जानते हो कि एक्चुअल मास क्या होता है? m इज इक्वल टू एम नॉट, मतलब कि m इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? m नॉट रूट में 1 माइनस वी का स्क्वायर अपन सी का स्क्वायर, जहाँ पे v क्या होता है? पार्टिकल का वेग, और c क्या होता है? प्रकाश का वेग। आप जानते हो उसके बारे में। ऐसे m बराबर हमने पढ़ा है ना, m इज इक्वल टू एम नॉट अपान 1 माइनस वी का स्क्वायर अपान सी का स्क्वायर, जहाँ पे m नॉट क्या है? रेस्ट वाला मास है, और m क्या है? गति करते हुए कण का मास है, ठीक है ना। तो फोटान का मास न्यूटन साहब के मैकेनिक्स में या न्यूटोनियन मैकेनिक्स में या क्लासिकल मैकेनिक्स में डिफाइन नहीं है, लेकिन इतना आप जान लो कि द रेस्ट मास ऑफ फोटान इक्वल टू 0। रेस्ट मास कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। और सभी प्रकार के फोटानों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। निर्वात या फिर एयर में, एयर या फिर वैक्यूम में सभी प्रकार की फोटानों, यानी कि चाहे वो येलो लाइट का हो, चाहे रेड लाइट का हो, चाहे वायलेट लाइट का हो, चाहे अल्फा रे, जो किसी के भी फोटान हो, सबका जो मतलब कि वेलोसिटी होता है इन द एयर और वैक्यूम, मतलब कि प्रकाश की वेलोसिटी के बराबर होता है। और आप जानते हो कि प्रकाश की वेलोसिटी क्या होती है वैक्यूम में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और फोटान प्रकृति में उदासीन कण के जैसे हैं। फोटान जो इस नेचर में है ना, वो मतलब कि न्यूट्रल पार्टिकल कह सकते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल है। अगला क्या है कि प्रत्येक फोटान के पास, मतलब एक निश्चित कलर के लिए, एक निश्चित रंग के लिए, प्रत्येक फोटान के पास
निश्चित ऊर्जा तथा निश्चित संवेग होता है। ऊर्जा में परिवर्तन कभी नहीं कर पाओगे फोटान के। एक निश्चित कलर के फोटान के लिए आप जानते हो कि रेड लाइट का अपना अलग होगा, बैगनी का अपना अलग होगा, येलो का अपना अलग होगा। तो उस मतलब उस प्रकार मतलब कि उसमें तमाम फोटान बनते हैं। येलो लाइट है तो रेडिएशन कराओगे तमाम फोटान गिरेंगे। तो सभी फोटानों की एनर्जी क्या होती है, हमेशा समान होती है, और संवेग भी क्या होता है, समान होता है। यानी कि किसी फोटान की एनर्जी जानते हो क्या होती है, एस सी बाई लैम्डा। किसी भी फोटान की एनर्जी क्या होती है, एस सी बाई लैम्डा, जहाँ पे एस क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और प्लैंक कांस्टेंट का मान कितना होता है, 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 जूल सेकेंड। ओके, और जहाँ पे सी बाई लैम्डा बराबर आप फ्रीक्वेंसी भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो एनर्जी डिपेंड कर रहा है किस पे, लैम्डा पे, वेवलेंथ पे। अब येलो लाइट का है तो अब चाहे लाइट बहुत ज़्यादा हो चाहे लाइट बहुत कम हो, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका मतलब वेवलेंथ चेंज होगा क्या, वेवलेंथ चेंज नहीं होगा। समान रंग के अगर लाइट है तो वेवलेंथ चेंज नहीं होता है और फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती है। तो सभी फोटानों की एनर्जी और सभी फोटानों का संवेग क्या होता है, समान होता है। और जान लो एक बात और जान लो, ये आपको हम क्वेश्चन में कराएंगे कि ई बराबर क्या होता है, 1240/λ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फार्मूला मतलब क्या है, जब लैम्डा नैनोमीटर में आ जाए तो सीधे आप क्वेश्चन को ये आपको दिखाएंगे, हम परेशान ना होइए, उसको आप नोट करिए पहले। ठीक है ना, अभी आगे सब प्रूव होने वाला है। मैंने क्या बोला, ई बराबर 1240/λ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन लैम्डा यहाँ पे किस में होना चाहिए, नैनोमीटर में होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे लैम्डा किस में होना चाहिए, नैनोमीटर में। इसको बैलेंस किया गया है, कुछ हुआ नहीं, इसको बैलेंस किया गया है। और आप जानते हो ना, ये भी एक ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 जूल होता है। चलिए, और फोटान का संवेग यानी कि मोमेंटम P = h/λ होता है। ठीक है ना, ये आपको अभी याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये थियोरेटिकल आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये आपके इलेक्ट्रिक के जैसा नहीं है। तो फिर भी ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, समय के साथ सब बताया जाएंगे। कभी आपको एक मतलब कि रास्ता दिखाया जा रहा है कि ऐसे करना है। और अगला क्या है, सभी संघट्ट यानी कि ऑल कोलिजन पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। मतलब क्या होता है, यानी कि फोटान व द्रव्य कण, फोटान जो मतलब रेज गिर रहा है या जो मतलब रेडिएशन हो रहा है, और कण के बीच का जो कोलिजन होता है वो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। अर्थात कह सकते हो कि जो उनका फाइनल मोमेंटम होगा वही इनिशियल मोमेंटम होगा, या फिर जो उनका फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वही क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा। यानी कि टक्कर के पूर्व का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, यानी कि टक्कर के पूर्व की काइनेटिक एनर्जी बराबर टक्कर के बाद की काइनेटिक एनर्जी। फायर सिस्टम, पूरे सिस्टम की बात, किसी कण की नहीं, पूरे सिस्टम की बात हो रही है। इस कोलिजन में और एक बात और जान लो कि जब कोलिजन होगा रेडिएशन का और इलेक्ट्रॉन का, तो हो सकता है कि नए फोटान बन जाएं, चिंगारी उंगारी के जैसे कुछ कह सकते हो, नए फोटान बन सकते हैं वहाँ पे। अगला क्या है, विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर फोटानों की संख्या में वृद्धि होती है। यानी कि इंटेंसिटी बढ़ा दोगे ना तो फोटानों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, फोटान ज़्यादा गिरने लगेंगे, एनर्जी ज़्यादा गिरने लगेगी। इसे ऐसे नहीं बोलेंगे, हमने क्या बोला कि विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर फोटानों की संख्या में वृद्धि होगी, बट किसी भी फोटान की ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को आप समझो पहले, क्या ये कह रहा है। मान लो आपके पास एक कोई मतलब कि बल्ब है, बल्ब कह सकते हो, जो प्रकाश दे रहा है, और यहाँ पे भी एक बल्ब है उसी कलर का। चलो मान लो कि इनका कलर मान लो चलो येलो है, ठीक है ना, मान सकते हो ना, इनका भी येलो है और इनका भी क्या है, येलो है। अब येलो कलर की फ्रीक्वेंसी सेम होगी भाई, येलो कलर का वेवलेंथ भी सेम होगा, समझो बात को। ये मान लो ये बल्ब आपका मान लो 8 वाट का है, आजकल आपके घरों में 8 से 10 वाट के ही बल्ब जलते हैं, बहुत एनर्जी बचाते हो आप, अच्छा भी है, बचाना भी चाहिए। और ये मान लो 100 वाट का है, ये किसी बकलोल के घर में जल रहा है 100 वाट का, उसको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा लगता है। ये मान लो 8 वाट का और ये मान लो 100 वाट का है, तो हमने क्या बोला यार, जानते हो क्या होगा यहाँ पे, जो मतलब कि ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे फोटान अगर 4 हो रहे हैं तो यहाँ पे फोटान 10 हो जाएंगे, बस इतना ही होगा। अगर 100 वाट का बल्ब है तो मतलब ये मान लो पर सेकेंड 4 फोटान निकाल रहा है तो ये पर सेकेंड 10 फोटान निकालेगा, इतना ही बस है। लेकिन ये कह दो कि इनकी एनर्जी मतलब कि इनके फोटानों की एनर्जी इनके फोटानों से कम होगी, तो यह बात गलत है।
फोटानों की एनर्जी कभी कम नहीं होगी, ना इनके वाले ना दोनों की फोटानों, इनके एक फोटान की एनर्जी बराबर इनके एक फोटान की एनर्जी, इनके एक फोटान की एनर्जी बराबर इनके एक फोटान की एनर्जी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप जानते हो कि E बराबर hc/लैम्डा होता है, और लैम्डा सेम है, येलो कलर का लाइट है। या फिर E बराबर क्या होता है? h इंटू या फ्रीक्वेंसी भी क्या है इनकी सेम है। जब कलर बदलेगा तब ना फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ चेंज होगा। तो ऐसा कर सकते हो कि किसी खास कलर की रेडिएशन की तीव्रता बढ़ाने पर फोटानों की संख्या में वृद्धि होगी, बट एनर्जी ऑफ द फोटान विल नॉट बी चेंज। ओके, अभी हो गया हमारा पूरा फोटान का जीवनी। यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एफ, वेवलेंथ लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एफ। ओके, अब चलो अब हम देखेंगे कि किसी मेटल के सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना है तो हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं। मेटल है तो उसके सरफेस पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब उनको निकालना है तो किन तरीकों से आप निकाल सकते हो उनको, ठीक है ना। तो आप इसको पहले आप नोट कर लो, इसको मैं इरेज करके उसको मैं बताता हूँ आपको। तो इसको देखिए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एजेक्शन और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर मेटल सरफेस, मतलब कि किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को आप कैसे इजेक्ट या फिर एमिशन का करा सकते हो, कैसे आप। तो उनके लिए 3 विधियाँ, यानी कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराना, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो अभी आप इसको मत देखिए, अभी मैं इसको डिफाइन करता हूँ। पहली बात यह है कि आप मेटल के सरफेस को गर्म कर दो, गर्म करोगे तो हीट एनर्जी पाएगा, हीट एनर्जी पाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वहाँ से निकलेगा। इसीलिए यहाँ पे इसका नाम है थर्मो आयनिक एमिशन, यानी कि तापायनिक उत्सर्जन। यानी कि अगर मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना है, इजेक्ट कराना है, तो हम क्या बोलेंगे कि आप उसको गर्म कर दो, गर्म होने के बाद इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी पाएगा, एनर्जी पाएगा तो वहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा। तो पहला प्रोसेस तो आपका ये है। सेकेंड प्रोसेस आप ये कर सकते हो, पहले इसको आप लिस्ट खोलो, ये तुमको पढ़ना ही है। अगर फील्ड एमिशन, क्षेत्र उत्सर्जन, यानी कि मान लो एक कोई आपके पास प्लेट हो, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मान लो इनके बीच एक प्लस 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 माइनस 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 माइनस। मान लो आप एक अधिकतम यानी कि प्रबल वैद्युत क्षेत्र की स्थापना कर दोगे, यानी कि E का मान लगभग होना चाहिए 10⁸, ठीक है ना। इतना अगर आपने इस मतलब कि इस प्लेट के बीच में अगर आपने इतने न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर दिया तो इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जाएंगे, इतनी एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी, कहने मतलब इस पे इतना बल लगने लगेगा कि प्लस वाला क्या करेगा, इनको अपनी ओर खींच लेगा। यहाँ से भी मतलब कि एमिशन हो सकता है। एमिशन कैसे हो सकता है? जब प्लेट के बीच में आपने 10⁸ न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर दिया है तो यहाँ पे प्रबल बल काम करता है। प्रबल बल काम करने के नाते इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होकर यहाँ निकल जाता है और यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेकेंड हो गया। थर्ड इसको पढ़ेंगे हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसके बाद तुमको पूरा पढ़ाई करना है, क्योंकि पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है हमारा। ये क्या होता है कि जब किसी मेटल के सरफेस पर आप एक उचित फ्रीक्वेंसी का लाइट रेडिएट कराओगे, उचित फ्रीक्वेंसी यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए और लैम्डा का मान कम होना चाहिए। और हमको उम्मीद है कि आपको समझ में सब कुछ आगे से अगर देखो तो आ रहा है। हमने क्या बोला कि जब किसी धातु के सरफेस पर आप एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी उचित कह सकते हो, वो तो धातु के ऊपर है कि इलेक्ट्रॉन निकालेगा कि नहीं निकालेगा, क्योंकि अधिकतर धातुएं होती हैं जो कि कम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन इमिट करा देती हैं और अधिकतर ऐसी होती है कि बहुत एनर्जी देने के बाद भी नहीं निकालती हैं। तो धातु के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो मैंने क्या बोला कि एक उचित फ्रीक्वेंसी वाला अगर लाइट रेडिएट कराओगे या फिर एक उचित वेवलेंथ का लाइट आप रेडिएट कराओगे तब भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा,
तब भी जैसे कि यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन है, रेडिएट आपने कराया, यानी कि फोटान से गिरे, एनर्जी पैकेट से गिरा, लिया बाहर गया, ऐसे होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यानी कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, इसी को बोलते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक नया वर्ड आया है, क्या आया, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की हिंदी होती है कार्यफलन। कार्यफलन की परिभाषा क्या होती है, आप नोट करते चलो, मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। कार्यफलन की परिभाषा क्या होती है, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला किसी धातु के पटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। हमने क्या बोला, किसी धातु के पटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को धातु का क्या बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि बोल सकते हो कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ठीक है ना। आप क्या बोलोगे, हिंदी में बोलो बढ़िया से, कि किसी धातु के पटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम, ध्यान देना बात को, न्यूनतम ऊर्जा, कि कम से कम कितनी ऊर्जा दी है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसी न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अब ये बात डिपेंड करती है, अब चूंकि अब एक बात और जान लो कि आप यहाँ पे नोट करना कि वर्क फंक्शन इज डिपेंड्स, वर्क फंक्शन इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल, यानी कि वर्क फंक्शन यानी मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है कि मेटल का नेचर क्या है। जैसे कि आपके सामने कुछ धातु के नाम दिख रहे हैं और उनके वर्क फंक्शन दिख रहे हैं। और एक बात और जान लो, क्योंकि आप वर्क है तो इसका मतलब कि जो मात्रक होता है ना, यूनिट जो होता है जूल होता है, लेकिन इस वाले लेसन में इसका फेमस मात्रक यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, कितने जूल के बराबर होता है, 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। अब देखिए जरा बेटा, आपके सामने धातु का नाम लिखा है, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, सोना, प्लैटिनम, और ये सब। और एक बात और, कार्यफलन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। कार्यफलन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो हमने क्या बोला, हाँ, यहाँ पे सीजियम का कार्यफलन कुछ और है, पोटेशियम का कुछ और है, और सोडियम का कुछ और है, एल्युमिनियम का कुछ और है, कॉपर का कुछ और है। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि अगर जैसे ग्रुप ए के नीचे जाते जाओगे तो प्रत्येक धातु की आइसोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती है। हमने क्या बोला कि ग्रुप ए के अगर आप उसमें जाओगे, नीचे की ओर जाओगे, ग्रुप ए में नीचे की ओर जाओगे तो प्रत्येक धातु की आइसोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती है। जहाँ पे सीजियम नीचे आता है, उसमें ग्रुप ए के में नीचे आता है ना सीजियम, इसका कार्यफलन कितना है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सारी एनर्जी है, दे दो कि इलेक्ट्रॉन इमिट कर जाएगा। पोटेशियम के लिए 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे तो इमिट कर जाएगा। सोडियम के लिए 2.75, एल्युमिनियम के लिए 4.28, कॉपर के लिए 4.65, सिल्वर के लिए 4.70, सोना के लिए 5.1 और प्लैटिनम के लिए 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दोगे तो बाहर निकल। यानी कि प्रत्येक धातु के नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि उनका वर्क फंक्शन क्या है, कि कितनी एनर्जी देने पर मतलब कि इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा यहाँ से। इसीलिए हमने क्या बोला कि द वर्क फंक्शन इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मेटल, ठीक है ना। इस बात को आपने कॉपी मेंशन मतलब कि नोट से मेंशन कर लो। और इसमें बात ये आती है
कि क्या वर्क फंक्शन फाई कितना, अगर एनर्जी दे दें तो क्या मतलब कि इलेक्ट्रॉन इमिट कर जाएगा। सवाल हमारा ये है कि अगर वर्क फंक्शन फाई कितना, अगर एनर्जी फाई कितना या फाई से ज़्यादा एनर्जी दे दें, सवाल ये है, एकदम मेन मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, ध्यान देना मेरी बात को। मैंने क्या बोला कि क्या वर्क फंक्शन फाई कितना या उससे ज़्यादा एनर्जी दे दोगे। अब चूंकि आप समझ गए होगे कि प्रत्येक मेटल का अपना कार्यफलन मतलब कि वर्क फंक्शन अलग अलग है, तो मैंने बोला कि क्या उनके फाई को देने के बाद या उससे ज़्यादा एनर्जी देने के बाद क्या इलेक्ट्रॉन इमिट कर जाएगा, सवाल ये है। तो ये पॉसिबल नहीं है, अभी भी संभव नहीं है। इट मे बी पॉसिबल दैट इलेक्ट्रॉन इमिट टू द गिव ए वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन देने के बाद भी यह पॉसिबल नहीं है, 100% श्योर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकल जाए। अब बोलोगे सर क्यों, अभी तुमने परिभाषा लिखवाया है कि किसी धातु के पटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, यहाँ पे आउटर कह सकते हो कि आउट मतलब बाह्य ऊर्जा कह सकते हो, को धातु का कार्यफलन कहते हैं। लेकिन अब बात दूसरी नहीं कर रहे, बस आपको मतलब टॉपिक के अंदर ले जा रहे हैं। मैंने बोला कि फाई कितना, सवाल मेरा है छोटा सा कि क्या फाई कितना एनर्जी देने पर या उससे ज़्यादा एनर्जी देने पर क्या इलेक्ट्रॉन इमिट कर जाएगा, सवाल यही है। तो इसका आंसर है हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ध्यान देना, इट मे बी पॉसिबल। यह बात मैं बोलता हूँ, यह लाइन बोलो, इट मे बी पॉसिबल कि यह फिनोमिना हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इट विल बी पॉसिबल, ऐसे श्योरली नहीं कह सकते, श्योरली नहीं कह सकते। क्यों, अब इसका जवाब अगर जानना है तो जानिए, देखिए। तो बच्चों अपना सवाल ये था कि क्या वर्क फंक्शन की बराबर या उससे अधिक एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा या नहीं करेगा, सवाल ये था हमारा, ठीक है ना। तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे एक मेटल है, मान लो यहाँ पे सरफेस पर इनके इलेक्ट्रॉन बिखरे पड़े हैं, और इस मेटल का मान लो वर्क फंक्शन 3 है, मान लो वर्क फंक्शन कितना है 3 है, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ से हमने मतलब कि रेडिएट कराया, यहाँ पे चलो बनाते हैं, यहाँ पे कुछ कॉलम बनाते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे एनर्जी हमने दिया और यहाँ पे वर्क फंक्शन लगा, एनर्जी दिया और वर्क फंक्शन लगा, और यहाँ पे कह सकते हो कितनी एनर्जी वेस्ट करी, ऐसी बात थोड़ी है कि इतना दोगे उतना ही लेके आएगा। और यहाँ पे लिखो काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास 4 चीज़ें हैं, क्या क्या, एनर्जी है, वर्क फंक्शन है, मान लो इनका वर्क फंक्शन 3 है ना, तो चलो 3 पे काम करते हैं, तो 3 तो उनको लेना ही लेना है, चलो ठीक है। ये मान लीजिए इस शायरी को देखने के बाद आप आ जाओगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे, जिसके लिए आइंस्टीन साहब को सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। आप अभी ये समझने वाले हो 1 मिनट के अंदर, देखो जरा क्या होता है, क्या है वास्तव में। यहाँ पे मान लीजिए कि आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे रखी है, ठीक है ना, मान लो आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे रखी है और वर्क फंक्शन 3 दिन खा गए, मान लो वेस्ट बिल्कुल नहीं किया, ज्यों खाया तुरंत निकल गया, ज्यों खाया तुरंत निकल गया, वेस्ट बिल्कुल नहीं किया, वेस्ट 0। तो आपने 10 का दिया था, 3 चाहिए था, वर्क फंक्शन 3 दे दिया, खा के तुरंत निकल गया। अब यहाँ पे कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया इनके पास, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि 3 खाली वर्क फंक्शन में लगा है, तुरंत निकल गया, 7 लेके भाग गया वहाँ पे। चलो ठीक है, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो फिक्स है, खा गया कि 3 निकलने के लिए जरूरी था, 3 उसने लिया अपना। लेकिन अब की बार मान लो इधर उधर भटकने में अब जरूरी थोड़ी तुरंत निकल जाएगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के जान लो आप, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपना अलग अलग काइनेटिक एनर्जी लेके निकल सकता है। हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी समान होगी हम यह नहीं कह सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन सरफेस से भाग के आया होगा,
कोई इलेक्ट्रॉन अंदर से भाग के आया होगा, अंदर से अगर आया होगा तो एनर्जी वेस्ट करके आया होगा, अगर सरफेस पर से आया होगा तो कम एनर्जी में आ गया होगा। सपोज करो वही ने मैंने बोला कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो थोड़ा अंदर वाला ये है, तो लड़ने भिड़ने में इधर उधर घूमने में मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी खा गया हो, खा सकता है। कोलिजन हो रहा है, एनर्जी जाएगी ना, एनर्जी तो जानी उनकी है। अब मतलब कि हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन है, वहाँ तक गया, वो रेडिएट करके गया, फिर वहाँ से उनको लड़ भिड़ के आना है, लड़ भिड़ के आने में तो एनर्जी वेस्ट होगी, और एनर्जी वेस्ट होगी तो 3 3 4 यहाँ पे 4 ही बचा इनके पास, 4 ही तो बचा। अब थोड़ी साथ इनके पास बचे काइनेटिक एनर्जी, जो बचेगा उसे ना मतलब काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर निकालेंगे उसको। मान लो अगला है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे मान लो वर्क फंक्शन 3 खत्म हो गया, और बाकी इधर उधर घूमने में इन्होंने 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खत्म कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमने दे रखी, 3 तो मतलब वर्क फंक्शन हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खा गए, लड़ भिड़ के 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खा गए, वेस्ट कर दिया 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोलिजन वोलिजन में वेस्ट कर दिया। यहाँ पे बचा कितना इनके पास बचा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बचा इनके पास। तो अब इनके पास बाहर निकलने में कोई भी एनर्जी इनके पास नहीं है, देख रहे हो ना। मान लो आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, मान लो ये 3 खा गए, बाकी अब 8 कहीं से और खा गए, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खत्म कर दिया कहीं से। अब कहोगे सर जी 10 ही दिया तो 3 तो वर्क फंक्शन हो गया, 8 कैसे वेस्ट करेगा? 8 भी वेस्ट कर सकता है, 3 वर्क फंक्शन खा गया, 7 मतलब बचा, 7 खा गया, उसके बाद भी इधर उधर घूमने, उसे बोलते हैं ऋणात्मक कार्य बोलते हैं। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1 आएगा नहीं, तब ना बराबर होगा, ऐसा भी होता है। तो जानते हो आप समझ क्या रहे हो इससे? आप समझ रहे हो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर दी गई एनर्जी E माइनस फाइव, ये है हमारा क्या? काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E मतलब कि ये मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस फाइव, कि कितनी एनर्जी आपने दे रखी है, वर्क फंक्शन पूरा घटा दो तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे वेस्टिंग 0 है, यहाँ पे ऐसा मान लिया गया है कि वेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू 0, वेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू 0, बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई है बेटा, ये बात ध्यान देना। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस क्या होता है? यहाँ पे 5 होता है। और यहाँ पे आपको गौर करने वाली बातें है कि वेस्ट एनर्जी यहाँ पे कितनी है? 0, तभी यहाँ पे K मैक्स हुआ है। सब इन चारों को मिलाओ, अधिकतम मैक्सिमम एनर्जी कब हुआ है काइनेटिक वाला? जब वेस्ट एनर्जी 0 हुआ है। जब वेस्ट एनर्जी 0 हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ है। तो ये बेटा देख लिया आपने ना कि K मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस फाइव, K मैक्स। अब इसी को बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं आइंस्टीन, ऐसे लिख लो अंग्रेजी में आप, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी के लिए आइंस्टीन साहब को 1921 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। और आप चूंकि आप जानते हो चूंकि E बराबर क्या होता है? HC अपान लैम्डा। E बराबर क्या होता है? HC अपान लैम्डा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैक्स इज इक्वल टू E का मान रख लेना आप HC अपान लैम्डा माइनस का 5, HC अपान लैम्डा माइनस का 5। इसे भी कह सकते हो कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ठीक है ना, इसे भी आप कह सकते हो। और आप जानते हो कि C अपान लैम्डा फ्रीक्वेंसी होती है, इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैक्स इज इक्वल टू HF माइनस का लैम्डा, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, क्या जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देना भाई, एक बात ध्यान देना, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान क्या देना है, कभी यह मत कहना कि फाई इज इक्वल टू, फाई को इधर भेज के E प्लस के मैक्सिमम, कभी यह कहने की जरूरत ना करना कि फाई इज इक्वल टू E प्लस के मैक्सिमम, नहीं कह सकते, नहीं। तो यह बात आप नहीं कर सकते, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे कह सकते हो आप E इज इक्वल टू, हाँ ऐसे बोलना कि फाई इनको इधर भेज दो, फाई को इधर भेज दो,
फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, यह बात हम नहीं कह सकते। इस इक्वेशन को ही मत मानना आप कि E बराबर के काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई, ऐसा क्या हो सकता है? आप खुद सोचो, क्या ऐसा हो सकता है क्या? अब देखो जरा, अगर आपने फाई को जोड़ा है और यहाँ पे चूंकि मैक्सिमम नहीं है, ध्यान देना, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है, काइनेटिक एनर्जी बस केवल है, ठीक है ना। मैक्सिमम में बहुत सारी बात हो सकती है, समझाने वाले अपने अपने तरीके समझाते रहते हैं, लेकिन यह बात हम नहीं कर सकते। E बराबर फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनको जोड़ के देख लो आप, 10 दिया था, अगर इनको जोड़ोगे तो 7 ही तो पाओगे, क्योंकि 3 वेस्ट कर चुका है, 3 क्या कर चुका है? वेस्ट कर चुका है। हाँ, कि मैक्सिमम के संबंध में सही कह सकते हो, कि मैक्सिमम के संबंध में सही कह सकते हो, लेकिन कभी हमें यह नहीं कह सकते कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फलन प्लस काइनेटिक एनर्जी, नहीं कह सकते, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पता नहीं कौन सी वाली है, मैक्सिमम वाली है कि ये वाली है कि ये वाली है, पता नहीं कौन सी है, तो कैसे कर सकते हैं? ये वाला इक्वेशन तो आप मानने को तैयार मत होना। बाकी आपसे कोई पूछेगा कि आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, तो बोलो के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस फाई। और एक बात और गौर कर लो, आइंस्टीन ने के मैक्सिमम के लिए फार्मूला दिया था, यानी कि आइंस्टीन ने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए समीकरण दिया था, ना कि किसी और काइनेटिक एनर्जी के लिए, यानी कि जहां पे वेस्ट एनर्जी जीरो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकले, इसके लिए दिया था। तो इस बात को आप थोड़ा बढ़िया से अपने माइंड में सेट कर लो। तो अब हम देखते हैं क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है ना। इसको सेट कर लो माइंड में। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है कि मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस फाई वेयर ई इज इक्वल टू गिवन एनर्जी एंड फाई इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस। ओके, इसको इरेज करते हैं। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं। अगला अपना टॉपिक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि देहली आवृत्ति। थ्रेशोल्ड को कट ऑफ भी बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वह न्यूनतम फ्रीक्वेंसी, वह न्यूनतम लाइट की फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए जरूरी होती है, वही होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी मैं बताता हूँ आपको, बढ़िया से उसका परिभाषा लिखवा दूंगा। पहले आप जानते हो कि फॉर इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए एनर्जी जो हमको देना है वो बड़ा या बराबर होना चाहिए वर्क फंक्शन के, है ना। बड़ा या बराबर किसके होना चाहिए? वर्क फंक्शन के। एनर्जी क्या होता है? hc बाई लैम्डा, बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके? वर्क फंक्शन के, ठीक है ना। और या इसको HF भी बोल सकते हो कि HF इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई, या फिर F इज इक्वल टू फाई अपान क्या बोल सकते हो? H। यानी कि इसका मतलब क्या है? F इज ग्रेटर आर इक्वल देन फाई अपान H फॉर इलेक्ट्रॉन इजेक्शन। यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी आपकी F जो है ना वो कम नहीं होनी चाहिए फाई अपान H से। मैंने क्या बोला? आपने पढ़ा ना, F इज ग्रेटर आर इक्वल देन फाई अपान H। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को इमिट कराना है, इजेक्ट कराना है, तो जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो फाई अपान H के बराबर या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। तो मिनिमम क्या हो गया? यानी कि बोलोगे, यानी कि F मिनिमम सर हो जाएगा, यानी कि कम से कम फाई अपान H फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होनी चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इमिट करेगा उस मतलब विशेष कलर वाले प्रकाश के लिए। हमने क्या बोला कि F मिनिमम इज इक्वल टू फाई अपान H। यानी कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए हमको कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट देनी पड़ेगी, रेडिएट कराना पड़ेगा, तभी वो निकलेगा, नहीं तो निकलेगा नहीं तो। सवाल आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं F नॉट। इसे यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F नॉट। इसे कह सकते हो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। समझे? या तो इसके बराबर करो, कम से कम इतना करो, या तो आप इससे ज़्यादा करो। यानी कि आप बोल सकते हो, और चूंकि यहाँ से आप आ जाओगे फाई बराबर F इंटू एच पा जाओगे, F मिनिमम इंटू एच पा जाओगे। अगर यहाँ पे रखोगे तो K मैक्स कितना आ जाएगा हमारा? K मैक्स आ जाएगा E माइनस F
मिनिमम यानी कि एफ नॉट इंटू एच हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसको ऐसे कर सकते हो, फॉर इलेक्ट्रॉन इजेक्शन जो दी गई फ्रीक्वेंसी है वह बड़ा या बराबर होनी चाहिए इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से, उससे बड़ा कराओ या फिर उसे क्या कराओ आप, बराबर कराओ, ठीक है ना। और आपने इसको देखा ना कि के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस एफ नॉट है, जहाँ पे एफ क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर यहाँ पे वैल्यू रख दो तो हो जाएगा के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाई का मान क्या है जी, एफ नॉट एच, फाई का नाम क्या है, मान क्या है, एफ नॉट एच। ऐसे कर सकते हो बढ़िया से लिखने के लिए, के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच, हटा एच कॉमन ले लो, एफ माइनस क्या होगा, एफ नॉट होगा जी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के संबंध में मैंने क्या बोला, फॉर इलेक्ट्रॉन इजेक्शन एफ का मान जो दिया गया फ्रीक्वेंसी है उसका मान एफ नॉट के बराबर या बड़ा होना चाहिए। तो हमने क्या बोला कि थ्रेशोल्ड या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर परिभाषा देनी है तो हम बोलेंगे दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी हु हेल्प टू द एमिशन फॉर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हिंदी में कैसे बोलोगे आप आराम से, आप बोलोगे वह न्यूनतम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए आवश्यक है उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसी के बेस्ड पे हमको और पढ़ना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कट ऑफ वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है ना। ये सारे फार्मूले जो भी हैं आपको इतना पता है तो कुछ है नहीं इसमें, आप देख ही रहे हो, बाकी तो सब आसान ही आसान है, तो इसको नोट करो आप। तो चलो देख लेते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि देहली तरंग दैर्घ्य, इसे बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ ही बोलते हैं। अब ये क्या होता है, अच्छा आप जानते हो कि फॉर इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने के लिए दी गई एनर्जी ई इज ग्रेटर देन आर इक्वल देन वर्क फंक्शन फाई, या फिर बोल सकते हो ई इक्वल टू क्या होता है, एस सी अपॉन लैम्डा है ग्रेटर आर इक्वल देन फाई। चलो ठीक है, दोनों पक्षों को उल्टा कर लोगे ना, तो ये उल्टा करोगे तो चिन्ह भी क्या हो जाएगा इनका, जो यहाँ पे इनक्वालिटी है इसका साइन चेंज हो जाएगा, हो जाएगा फाई अपॉन एच सी। अच्छा इस बात को देखने से आपको क्या मिलता है कि लैम्डा का मान, लैम्डा सॉरी ऐसे हो जाएगा ना, उल्टा करोगे आप दोनों पक्षों को जब, तो पहले ऐसे होगा एच सी और यहाँ पे जाएगा 1/5, तो हो जाएगा लैम्डा लेस आर इक्वल देन एच सी अपान क्या हो जाएगा हमारा फाई हो जाएगा, ऐसे होगा नहीं। अब देखो जरा, यानी कि लैम्डा का मान इजेक्शन के लिए, देखो इजेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लैम्डा का मान या तो एच सी के बराबर हो, एच सी अपन फाई के बराबर हो या उनसे छोटा हो। मान लो ये लाइन है, यहाँ पे एच सी अपान मान लो फाई है, या तो यहाँ तक जाना या तो इससे कम होना चाहिए। तो क्या बता सकते हो यह क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन के लिए लैम्डा का अधिकतम मान एच सी अपान फाई होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो भाई, आप क्या जानते हो, लैम्डा जितना छोटा होगा, लैम्डा जितना छोटा होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी के हाल में क्या था, फ्रीक्वेंसी इतना हाई होगा, फ्रीक्वेंसी इतना हाई होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ पे क्या है, चूँकि यहाँ इस वाले से आप पढ़े हो ई बराबर एच सी अपान लैम्डा या फिर ई बराबर एच इंटू एफ, यहाँ से बड़े गौर से आप देख सकते हो कि लैम्डा का मान कम हुआ तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी का मान कम हुआ तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लैम्डा का मान छोटा एनर्जी ज़्यादा, लैम्डा का मान बड़ा एनर्जी कम, समझे ना। तो इसीलिए कह रहा है कि ये वास्तव में मैक्सिमम है, या क्या है आप देख सकते हो कि इससे अधिक नहीं जाना चाहिए, इससे अधिक करा दोगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एनर्जी घट जाएगी और वास्तव में आप इमिट नहीं करा पाओगे इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे इजेक्ट नहीं करा सकते यहाँ पे, समझे ना। तो मैंने क्या बोला, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपान फाई, ये मैक्सिमम है, इसी को हम बोलते हैं लैम्डा नॉट यानी कि कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है ना। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी अपान फाई, क्या होता है, कट ऑफ वेवलेंथ यही होता है भाई, ठीक है ना। इसी को आप कह सकते हो, हाँ लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपान फाई हो गया, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। तो आप क्या बोलोगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखने के लिए, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को देखने के लिए वह मतलब कि सब अधिकतम तरंग दैर्घ्य ही क्या कहलाता है,
देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है या कट ऑफ वेवलेंथ कहलाता है, आप कह सकते हो। हमने क्या कहा कि वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखा सकता है वही क्या कहलाता है, उस मेटल के लिए क्या कहलाता, या फिर उस रंग के प्रकाश के लिए देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है, या कट ऑफ वेवलेंथ बोलो या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलो, आप इतना बोल सकते हो, ठीक है ना। यानी कि क्या है, लैम्डा मैक्सिमम है, आप कह सकते हो सर ये लैम्डा मैक्सिमम है। वहाँ पे क्या था, फ्रीक्वेंसी मिनिमम थी, यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम, इससे बाहर गया तो नहीं करा पाओगे, लैम्डा का मान बहुत बड़ा, तो एनर्जी नहीं दे पाओगे, तो वहाँ पे आप गलती कर जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर यानी कि लैम्डा जो मेरे दिया गया लैम्डा है वो यार तो कम हो या तो बराबर हो लैम्डा नॉट से, ये हो जाएगा केस फॉर इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, ठीक है ना। अच्छा जरा एक बात देखो, ये बात अगर मैं यहाँ से इसको पकड़ा जाए कि चूंकि लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी अपान फाइव, तो आप बोलोगे सर फाइव इज इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा नॉट होता है। चलो ठीक है, यहाँ कहीं पुट कर लो आराम से फाइव का मान, या तो बोलोगे के मैक्स क्या हो सकता है, ई माइनस एच सी अपान लैम्डा नॉट, या तो बोलो के मैक्स इज इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा माइनस एच सी अपान लैम्डा नॉट, और इनको आप विस्तार करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, एच सी कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, वन अपान लैम्डा माइनस वन अपान लैम्डा नॉट, ठीक है ना। यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, के मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच सी अपान लैम्डा नॉट, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हो। यानी कि तमाम जगह पे रख के उनको आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। तो इतनी बातें अगर आपकी क्लियर हो गई हों, देहली तरंग दैर्ध्य, देहली आवृत्ति क्या होती है, आप फिर से ध्यान देना, देहली आवृत्ति क्या होती है कि वह न्यूनतम लाइट की फ्रीक्वेंसी जो मतलब कि जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, उस रंग के प्रकाश की देहली आवृत्ति बोलते हैं। और देहली तरंग दैर्ध्य क्या होता है कि वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना को देखा जा सकता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर देहली तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको अब छोटा सा एक ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद वीडियो क्लोज करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर ढंग समझ में आ रहा होगा। तो अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा है वो ग्राफ के बारे में, इसको इरेज करके उस ग्राफ को बता के फिर वीडियो क्लोज करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो चूँकि हो चुका है, लेकिन बाकी जो भी सारी बातें आज बताई गई हैं आपको क्लियर हुआ होगा, ये मैं मानता हूँ। और क्लियर हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी से संबंधित अभी एक आपको लेक्चर और देखना पड़ेगा, तो जो भी बचा खुचा मतलब कि पोर्शन है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आराम से क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है ना। आज की वीडियो की अंतिम टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत है, इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी कह सकते हो, यानी कि आप जानते हो कि अगर आप रेडिएशन कराते हो किसी धातु के सरफेस पे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलता है उसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो उसी का इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप जानते हो कि ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अगर रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाओगे द नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीजेज, फोटॉन की संख्या बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी, आपको पीछे देख के आ रहे हो। बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन आर सेम। क्या बोल रहा है कि मतलब कि आप फोटॉन की संख्या तो बढ़ा रहे हो, अगर सेम फ्रीक्वेंसी की है तो फोटॉन की संख्या तो बढ़ा रहे हो, बट एनर्जी तो उसकी बढ़ नहीं रही है। रेड लाइट की है तो फोटॉन तो बढ़ गया, वही फोटॉन अब भी है, एनर्जी वही है। ऐसा बात थोड़ी कि बदल के आ रहे हैं, फिर अगर वेवलेंथ वही है और वेवलेंथ और प्लस फ्रीक्वेंसी वही है तो एनर्जी तो बदलेगी नहीं, सेम है। बट इसी तथ्य पे क्या बोला गया, सो के मैक्सिमम ऑफ ईच फोटॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। सो के मैक्सिमम ऑफ ईच फोटो इलेक्ट्रॉन इज अनइफेक्टेड विद चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, के मैक्सिमम वही बना रहेगा। यानी कि इनका ग्राफ अगर बनाना चाहो ना, ग्राफ देखो जरा, इनका अगर आपको ग्राफ बनाना है, मान लो यहाँ पे इंटेंसिटी लगा दिया
और यहाँ पे हमारा क्या है, के मैक्स है। यहाँ पे क्या है बेटा, हमारा के मैक्स है। तो एक ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ऐसी बात नहीं कि किसी का के मैक्स ज़्यादा हो किसी का कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सतह से निकलने वाले जो भी हैं, ध्यान देना, सतह से निकलने वाले जो भी हैं उनका के मैक्स यही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, के मैक्सिमम यही रहेगा। समझे ना मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे यही बोला कि के मैक्सिमम चेंज नहीं होता। यहाँ पे लिखा है सो के मैक्सिमम ऑफ ईच फोटो इलेक्ट्रॉन इज अनइफेक्टेड विद चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जितने भी मान लो, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है बात ना, जानते हो इलेक्ट्रॉन कोई सरफेस के अंदर वाला होगा, लेकिन अगर जो भी इलेक्ट्रॉन इस वाले सतह पे हैं सबके लिए के मैक्स वही होगा। जो इनके लिए के मैक्स है वही इनके लिए के मैक्स है, वही इनके लिए, वही इनके लिए, वही इनके लिए, इनके लिए। चाहे इंटेंसिटी कुछ भी कर दो तुम, इंटेंसिटी कुछ भी कर दो, कहा है कि आप जानते हो कि एनर्जी दोगे तो लड़ेंगे, वो कुछ खत्म करेंगे, और कांटे की एनर्जी कितनी बाहर जाएगी, मान लो ज़्यादा खत्म कर देंगे तो एनर्जी तो कम ही जाएगी ना। लेकिन देखो इस वाले सरफेस के लिए आप कह सकते हो बड़े आराम से कि जो के मैक्स इनका निकलेगा वही इनका, वही इनका, वही इनका, वही इनका, वही इनका, ठीक है ना। इसीलिए बोला गया है कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज नॉट इफेक्टेड ऑन द फोटो इलेक्ट्रॉन, नहीं ये चेंज करते हैं, क्योंकि आप जानते हो यार, क्या जानते हो कि के मैक्स इज डिपेंड ऑन, के मैक्स इज डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट या रेडिएशन, ठीक है ना। ओके, तो आज की टॉपिक हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी से संबंधित कुछ और बातों को लेकर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी आप करते रहो। आपके एग्ज़ाम चूँकि बोर्ड्स के जल्दी आने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि मतलब कि 7-8 दिनों में पूरा मतलब कि हम लोग कोर्स ख़त्म कर लेंगे और आप अच्छे से अपना रिवीजन भी कर लोगे। तब तक के लिए आप मेहनत से पढ़ाई करो ताकि आप ज़िंदगी में सफल इंसान बनो। फिर मिलेंगे, ऑल द बेस्ट।